और बहुत तगड़ा खेल रहा है। मैंने उस समय सभी टीमों को रहा था और मुझे स्प्लेंडर बाइक मिली थी, तब मुझे लगा था कि अभी खेल उतना अच्छा हो गया है। जब स्टार्टिंग में शुरू करवाया तो वो बोलती थी पेट में दर्द होता है। रनिंग जब स्टार्टिंग में ज़्यादा करवाता था तो वो पेट पकड़ लेती थी, तो हमें पता भी नहीं होता था कहाँ कैमरा होता था। हम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता था कि किस एंगल पे हमारे कैमरा। वो हमारे साथ कैंप्स में भी रहे, ड्रेसिंग रूम में गाली गलौज हो रही है या मैच जीतने के बाद खुशी हो रही है। पढ़ाई में कितने लोग जॉब करते हैं आज के दिन, करोड़ों लोग जॉब करते हैं, लेकिन भारतवर्ष की कप्तानी तो एक ही आदमी करता है ना, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, आपका होस्ट, और अगले कुछ पल के लिए हम आपको एक सुनहरी कहानी सुनाने वाले हैं। एक सुनहरे सफ़र की तरफ आपको लेकर चलने वाले हैं। इस सफ़र की शुरुआत होती है चमरिया गांव से, जो कि रोहतक ज़िले में आता है, हरियाणा में। और एक ऐसा गांव है जो कि खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। एक ऐसा गाँव है जो कि जिसने भारत को बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं, आर्मी के लिए जाना जाता है। और एक ऐसा गाँव है जो पिछले काफ़ी सालों से एक महान कबड्डी खिलाड़ी की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत मुश्किल आई हैं पर्सनल लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। कम उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ गया, लेकिन कभी सपनों जो उन्होंने सपना देखा उस सपने को उन्होंने चेज़ किया, और हम सभी लोगों को वो इंस्पायर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट की, क्योंकि एक स्पेशल पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं, अड्डे के फंडा का पहला एपिसोड। और हमारे मेहमान कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व कप्तान, महान खिलाड़ी, PKL के स्टार ऑलराउंडर दीपक हुड्डा सर हैं। सो धन्यवाद सर अपना वक्त देने के लिए, और बहुत मज़ा आएगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप, कैसी चल रही है ज़िंदगी, और कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? बिल्कुल अच्छा हूँ, फिट हूँ, हमेशा की तरह। हाँ, और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और एक आपके पॉडकास्ट शो में आए तो इससे और भी अच्छा। अच्छा, मैं सर बचपन की हम लोग थोड़ी बात करेंगे, बस आगे चल के थोड़ी बात करेंगे। मैं जो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत करी कबड्डी की, कबड्डी में एक तो दिलचस्पी कैसी आपकी आई, पहले थोड़ा सा अगर वो बता दें, और शुरुआत में कितनी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमें पता है कि कम उम्र में माँ बाप, जैसे आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ जो चीज़ें हुई, और अपने आप में आप एक इंस्पिरेशन है, बट कैसे सर ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई, कबड्डी में दिलचस्पी कैसे आई आपकी? दिलचस्पी तो बस यही था कि मदर तो मैं बचपन में ही गुजर गई थी, मैं 4 साल का था, और फादर साहब भी 12th में स्टडी करा तो उनकी भी डेथ हो गई। तो उस टाइम तो मेरे लिए एक किस्म से आप समझ सकते हैं मजबूरी थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मेरी बड़ी सिस्टर थी, मैरिड थी, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो भी घर आके रहने लगी थी। मेरे भांजा भांजी, मेरी सिस्टर के जो बच्चे तो बहुत छोटे थे। मेरी भांजी तो नर्सरी क्लास में थी और भांजा 1st क्लास में था, और उन दोनों की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, तो पढ़ाई तो मैं कर नहीं सकता था। फिर मैंने देखा कि मतलब अब लाइफ में करूं क्या, और कोई जॉब मिल जाए ताकि बच्चों की और बहन की देख रेख अच्छे से कर पाऊं। तो तब मैंने कबड्डी को चूज़ किया था, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है कि हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पैसे खर्च करने। हमारी कबड्डी की किट पहनी और ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए चले गए। गाँव में मिट्टी का खेल होता है, तो तब करियर की शुरुआत हुई थी कबड्डी में। सर, जैसे आपने बताया कि एक ऐसा खेल है जिसमें ऑब्वियसली कि जो संघर्ष आप कराए हो तो मतलब सबको पता है, बट कोचिंग वाली, जैसे कोच आपका पहला कौन था, किस कोच ने आपकी मदद करी, किससे आपने कोचिंग करी, कैसे कैसे शुरुआत हुई? ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपको एक कोच भी चाहिए होता है जो आपको हेल्प कर सके आगे, तो थोड़ा सा अगर बताएं उनके बारे में। देखो, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने अपने कबड्डी करियर की शुरुआत बिना किसी कोच की थी। ये मेरी तारीफ के लिए नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं कहीं कोच के पास उस समय जा नहीं रहा था और नहीं जा सकता था। एक अलग लेवल का जुनून था वो, आज भी उतनी मेहनत कभी होती नहीं। और मुझे कबड्डी फील्ड में ऐसे बोलते हैं कि इसके जैसे मेहनत करने वाला शायद ही कोई खिलाड़ी हो। ये दूसरे बोलते हैं, मैं ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ के लिए बता रहा हूँ, मुझे फील भी उसी से आता है। मैं आज भी आपको बता दूं, मैं कबड्डी खेलूं नहीं खेलूं, कबड्डी से जब खेलना छोड़ देंगे, तकरीबन अभी चल रहा है ऐसे ही, तो भी मुझे मेहनत किए बिना कभी अच्छा नहीं लगता, कभी खाने को भी मन नहीं करता। तो इसलिए कबड्डी मैंने स्टार्ट की तो बिना किसी कोच के स्टार्ट की थी। हाँ, मुझे एक जुनून ये रहता था कि सीखनी है कबड्डी और अच्छा खिलाड़ी बनना है। थोड़े समय के बाद ये हो गया था कि बस इंडिया जर्सी पहननी है, तो उसके लिए एक पागलपन थी मुझे हर दिन कि आज किक की प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक कुछ परसेंटेज मुझे किक मारनी नहीं आएगी, 100 में से 10%, तो मैं लगा रहता था, चाहे वो 1000 बार करनी पड़े
या 2000 बार या 3000 बार या 5000 बार, वो एक जुनून था मेरे अंदर। मैं हर दिन बिना किसी कोच के एक पागलपंथी की तरह जुनून, पागल हो गए बिल्कुल। वो प्रैक्टिस इतनी करता था, भरी दोपहर में खेतों में, भरी दोपहर में 1-2 बजे दिन में सीढ़ियाँ चढ़ता था मैं। गांव का घर था, धूप में खेतों में स्प्रिंट्स लगाता, ट्रैक्टर से जोता हुआ खेत मिट्टी का, इतनी मिट्टी में पैर धंस जाते थे, उसमें रनिंग करता भरी दोपहर में। लोग मजाक बनाते थे, मुझे याद है कि क्या कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के बर्बाद हो जाएगा। तो वो समय ही ऐसा था। सर जैसे कभी आपको लगा कि कुछ और कर लेते हैं लाइफ में, कभी आपको लगा कि यार गिव अप, मतलब कैसे आप अपने आप को मानसिक तौर पे कैसे आपने मजबूत रखा? कोई और ऑप्शन भी था आपके माइंड में कि इतने साल में ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगा, कोई दूसरा गेम खेल लूँगा, ऐसा कुछ आया आपके माइंड में कभी? असफल तो मैं आपको बता दूं इतनी बार हुआ हूँ, और निराश भी इतनी बार हुआ कि समझ से बाहर हो जाती थी ज़िंदगी। और कभी कभी तो ये लगता था कि मतलब लाइफ में पढ़ाई भी छूट गई, मदर फादर भी चले गए, और कबड्डी में इतने हार्डवर्क के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कबड्डी को छोड़ दूँ, बस यही रहता था कि मतलब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मुझे याद है कि एक बार मुझे 2 से 2.5 साल हो गए तकरीबन हार्डवर्क करते हुए, और मैं जैसे आप सब जानते हैं पिछले कई सालों से राजस्थान से खेलता आया हूँ, वहीं रहता आया हूँ। तो मैं वहाँ भिवाड़ी अलवर की साइड एक टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था। तो इतना ही हार्डवर्क किए थे मैंने उस टाइम, इतनी मेहनत कर रखी थी। मुझे ये था कि मतलब जैसे होता है ना कि किसी बड़े कंपटीशन से पहले या कोई भी खिलाड़ी एक तैयारी कर लेता है माइंड सेट करके कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है तो मैं नेशनल्स खेलूँगा या लीग खेलूँगा इंडिया टीम के लिए, तो तगड़ी परफॉर्मेंस दूँगा। मुझे ये था, मैंने 2-2.5 साल सुबह 2 बजे उठना होता था मेरा, 2 से 2:30 बजे तकरीबन उठ जाता था। 6-6:30 बजे तक प्रैक्टिस करता था। फिर एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर भी नौकरी ली थी, क्योंकि सिस्टर बच्चों की देख रेख करनी थी, तो थोड़े बहुत पैसे वहाँ से आ जाते थे। दिन में 2-2:30 बजे आता, वही मेरा ब्रेकफास्ट लंच वही होता था। उसके बाद भी खेत में काम करना पड़ता था। ऐसे ही रात को लाइटें नहीं इतना गांव में नहीं होती है, प्रैक्टिस करके आता, अंधेरे में भी लगा रहता। रात को तकरीबन 2 साल जो मैं बता रहा हूँ आपको फेज, मैंने रात को डिनर करके प्रैक्टिस की थी। तो मुझे मतलब अपने आप में ये था कि मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ, इतनी स्पीड आ गई थी, मतलब इतनी पुशअप्स वगैरह या इतनी स्टेयर्स कर रखी थी, मुझे लगता था कि मैं बढ़िया कबड्डी खेलूँगा। तो मैं वहाँ अलवर साइड टूर्नामेंट में गया तो मुझे नॉट ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट भी स्कोर नहीं हुआ था। मैं इतना अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा था कि मतलब क्या इतनी मेहनत कर ली, और मैं सोच रहा था कि अच्छा खेलूँगा, शायद इस टूर्नामेंट में बढ़िया खेलूँगा तो हौसला बढ़ेगा और फिर मैं एक अच्छा रेडर बनूँगा, और मुझसे एक भी पॉइंट स्कोर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा। बिल्कुल सर। मैं घर आया, पूरी रात चली गई मुझे सोचते सोचते कि लाइफ में अब करूँ तो करूँ क्या। आंखों में आंसू भी आए। लेकिन जब सुबह के वो 2:30-3 का टाइम हुआ ना, तो फिर वही हो गया कि शायद प्रैक्टिस में ही कहीं कमी थी। मैंने देखा कि 2:30-3 का टाइम हो गया, 2:30 बज गए थे, तो मैंने देखा कि अब प्रैक्टिस का टाइम होता है। उठो, कपड़े उठाओ, फ्रेश हो गए, नहा दोगे प्रैक्टिस के लिए। कल से जो चीज़ 200 बार की थी आज वो 400 बार करनी, क्योंकि मान लो किक नहीं लगी तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, बोनस नहीं हो तो उसमें कमी है, एंटस नहीं लग रही तो उसमें कमी है बस। तो फिर मैंने अपनी स्किल और ज़्यादा बढ़ा दी, उस प्रैक्टिस को और डबल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कभी आप खेलते हो खिलाड़ी के तौर पर, जैसे आपने जब शुरुआत करी और अभी के जो प्लेयर्स हैं जिस तरह का आज पैसे मिलते हैं, उस वक्त मतलब जब आपने शुरुआत करी थी उतने पैसे नहीं मिलते थे। तो आपको याद है कि पहली बार जब आपको कोई अवार्ड मिला हो, कोई ऐसी चीज़ मिली जिसने आपको बड़ा मोटिवेट किया हो? कि होता ना कि प्राइज़ जब आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो कौन सा वो पल था, कौन सा वो टूर्नामेंट था जिसने आपको लगा कि हाँ अब उम्मीद की किरण दिख रही है कि अब मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे प्राइज़ मिल रही है, मतलब उसका एक मोटिवेशन फैक्टर वो कब आया आपकी लाइफ में पहली बार, सबसे पहली बार? सबसे पहली बार मुझे याद है, मैं 2012 की बात है, नागदा ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा था एमपी में। मैं वहाँ गया था और मैं एक लोकल टीम से ही खेला था। 2012 की बात है। और वहाँ मैंने बीएसएफ वीएसएफ सभी टीमों को हराया था, और हमारा फाइनल ओएनजीसी जी के साथ था। ये मनप्रीत सिंह, जोगिंदर नरवाल, राजेश नरवाल, ये सभी खिलाड़ी थे। ओएनजीसी की सबसे बेहतरीन टीम होती थी, और उन सब के साथ भी खेल के मैं इतना अच्छा खेला था कि हम फाइनल तो हार गए थे उनसे, लेकिन मुझे उस टूर्नामेंट का बेस्ट ऑलराउंडर निकाला गया था।
और वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑलराउंडर के लिए 5,000 रुपये ट्रॉफी दी थी। मुझे याद है कि मतलब उस समय ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ था। और उसके कुछ ही समय बाद फिर मुझे एयर इंडिया ने बुला लिया था। वहाँ फिर मुझे बेस्ट राइडर निकाला गया काटोल महाराष्ट्र में। लेकिन उससे एक टूर्नामेंट के बाद मुझे महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में स्प्लेंडर बाइक मिली थी, मुझे याद है। वहाँ पे मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकाला गया। एयर इंडिया की तरफ से मैं खेला था। पूरे इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम में खेल रही थी उस समय। काशलिंग अडके, नितिन मदने, रिसांग देवाड़िका, नीलेश शिंदे, गिरीश, ये सभी BPCL की टीम से खेल रहे थे। मैंने इनको हराया था अकेले ने। तो उस समय मुझे ये फील हुआ था, सबने ये बोला था कि पता नहीं कौन खिलाड़ी कहाँ से आया है, नॉर्थ इंडिया से लग रहा है और बहुत तगड़ा खेल रहा है। मैंने उस समय सभी टीमों को हराया था और मुझे स्प्लेंडर बाइक मिली थी। तब मुझे लगा था कि अभी खेल उतना अच्छा हो गया है कि मैं जो अपना सपना देख रहा हूँ इंडिया टीम के लिए वो सक्सेस हो जाएगा। सर, जैसे एक अगले सेक्शन में बढ़ने से पहले आपका जो गांव है जहाँ आपका जन्म हुआ, कुछ ऐसा याद आता है कभी सपने में, कोई ऐसी याद, बचपन की कोई ऐसी याद कि यहाँ पे आम तोड़ता था, या ऐसे कभी टायर चलाता था, या कभी ऐसे दोस्तों के साथ बैठता था, या कोई दोस्त जिसकी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ आपको याद आती है अभी भी? इतना नहीं, ऐसा बचपन मेरा रहा नहीं कि मतलब ऐसे आम तोड़ने गया या टायर वायर चलाने लगा। एक तो हम्बल बैकग्राउंड से याद, मतलब कि मदर काफ़ी 3-4 साल की क्या है जो थी बच्चे की, और फादर साहब भी बीमार ही रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ऐसा कुछ रहा नहीं। पढ़ाई के ऊपर पहले तो फोकस रहता था, फिर फादर साहब गुजर गए तो सिस्टर घर आ गई, भांजा भांजी, इतनी जिम्मेदारियाँ। फेज ही ऐसा रहा लाइफ का कि एक बच्चे को आप समझ सकते हैं, इतनी छोटी एज में इतनी जिम्मेदारियाँ जब आ जाती हैं, तो ऐसा फेज कभी बचपन में देख ही नहीं पाया। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए ना, तो कोई भी इतना मजबूत नहीं बनता है। ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। या तो हम उनसे डर कर भाग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या उनका सामना करते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं उनका सामना करने के लिए। फिर एक बेहतर इंसान भी बनता है, बेहतर व्यक्तित्व भी, और बेहतर बिजनेसमैन हो या खिलाड़ी हो या किसी फील्ड में धुरंधर ही बनता है फिर। बिल्कुल। दीपक सर, आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और आपने फिर कबड्डी चूज़ कर लिया, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं पढ़ाई में ही कुछ कर लूँ? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं इस चीज़ को ना कहा कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई को चूज़ कैसे करता? मेरे पास फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था उस टाइम। फादर साहब गुजर गए तो सिस्टर और बच्चों की देख रेख करनी मेरे लिए मुश्किल थी, तो अपने लिए पढ़ाई में खर्च कैसे करता था? मुझे बच्चों की भी देख रेख करनी थी, तो इसलिए पढ़ाई में तो मेरे पास ऑप्शन ख़त्म ही हो गया था। इसलिए मैंने कबड्डी को चूज़ किया था, ताकि इसमें पैसे खर्च ना हो। अपनी कबड्डी किट ली और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो जैसे हमने सुना है कि आपने अपने दोस्त नरेंद्र हुडा के कहने पे कबड्डी स्टार्ट किया था, तो सिर्फ ये सोच के साथ स्टार्ट किया था कि मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर कोई सपना भी था आपका अपना? नहीं, उस समय तो मुझे यही था कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो दीदी और उनके बच्चों की देख रेख कर सकूँगा, क्योंकि मेरे लिए उस समय एक ही मोटो था कि मेरी बहन और उसके बच्चों को कोई दुख ना हो। लेकिन कबड्डी मुझे नहीं पता कि मतलब इतना मेरी आत्मा में कैसे बस गया कि मुझे ये था कि अभी तो इंडिया टीम के लिए खेलना है। अच्छा। 5-6 महीने के बाद मुझे बस एक पागलपंथी हो गई थी कि सिर्फ इंडिया टीम के लिए खेलना है, इंडिया टीम से बिना रुकना नहीं है। तो जब आपके भांजा भांजी और आपकी सिस्टर आपके साथ रहने आई थी, आपकी उम्र क्या थी? आप देख लीजिए, मैं 12वीं क्लास में क्या उम्र होती है। अच्छा, आपके जो भांजे हैं वो भी एक कबड्डी प्लेयर है, आपकी भांजी एक बॉक्सर है, तो क्या फैमिली में ही रन करता है या फिर आपने ट्रेन किया, इंस्पायर किया? मेरा भांजा तो पढ़ाई में अच्छा था, प्रतीक दैया जो है, लेकिन मेरी भांजी कामचोर थी पढ़ाई से बहुत। वो अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी छुपा देती थी घर में, कोनों में, हमें मिलते भी नहीं थे कहाँ छुपाए। कई दिन के बाद पता चलता था कि उस टेस्ट में फ़ेल होगी। मेरा भांजा बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन उनके लिए तो मैं था। तो मुझे ये था कि मेरी दीदी के जो बच्चे हैं वो लाइफ में कुछ बेहतर करें, तो इसलिए मैंने उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया दोनों को। तो फिर भांजे को कबड्डी में और भांजी को बॉक्सिंग में, कोई खास रीज़न इसका? बॉक्सिंग में मेरी वाइफ है जो बॉक्सर हैं, स्वीटी बुरा वर्ल्ड चैम्पियन है। अच्छा। इसी साल वर्ल्ड चैम्पियन भी बने हैं, पहले एशिया चैम्पियन बने थे। तो मुझे ये था कि वो बॉक्सिंग में तो वो हेल्प कर देंगे, क्योंकि मुझे ये था कि भांजी को कोई सिंगल गेम ही कराना है। और भांजे को कबड्डी इसलिए क्योंकि उसके लिए तो कोच भी मैं ही था,
मुझे पता था उसको कितनी खिंचाई करनी है, कितना मतलब रगड़ना है, कितना हार्डवर्क चाहिए। इसलिए भांजे को मैंने कबड्डी में, क्योंकि साथ साथ में उसका हार्डवर्क करवाता रहता था। और बहुत ही छोटी एज में आज इंडिया के कुछ टॉप रेडर्स में उसका नाम है। पिछली बार पूरी लीग में 5वें नंबर के रेड पॉइंट्स थे पहले ही सीजन में उसके। और उम्मीद है अगर वैसे ही हार्डवर्क करता रहा, भगवान की कृपा रही, तो एक दिन देश के लिए भी ज़रूर खेलेगा। तो आपने अपने भांजा भांजी को बहुत छोटी उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दिया था। तो बचपन में तो बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब जल्दी उठना नहीं चाहते, ट्रेनिंग से भागना चाहते हैं। तो कोई तो ऐसी मेमोरीज होंगी जो बहुत यादगार और फनी होंगी। भांजा कभी ऐसे प्रैक्टिस के मामले में नहीं करता था। हाँ, भांजी जब स्टार्टिंग में शुरू करवाया तो वो बोलती थी पेट में दर्द होता है। रनिंग जब स्टार्टिंग में ज़्यादा करवाता था तो वो पेट पकड़ लेती थी, फेफड़े में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। वो पहले से ड्रामेबाज थी। अच्छा। तो मैंने क्या था, पहले उसको हार्डवर्क के आदी बनाया, उसको हैबिचुअल बना दिया। हम जब जितने टाइम हम कबड्डी खेलते थे उतने टाइम वो रनिंग करती थी बिना रुके। मान लो हम 1-1.5-2 घंटे अगर कबड्डी मैच की प्रैक्टिस करते हैं तो तब तक रनिंग करती रहती थी। मैंने हार्डवर्क का इतना आदी बना दिया था उनको, क्योंकि हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता लाइफ में जी। अच्छा, तो आप अभी भी अपने जो बचपन के दोस्त हैं, नरेंद्र हुड्डा या फिर गांव के कोई भी दोस्त हैं, उनके साथ टच में हैं? हाँ, नरेंद्र के तो साथ तो मैं टच में हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मैं जयपुर ही रहता हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से राजस्थान से ही खेलता हूँ। हाँ जी। और वहीं रहता हूँ मोस्टली। तो टच में तो रहते हैं, बात तो होती रहती है, खेलों के बारे में बात हो जाती है। आपने जब आप बचपन में आप कबड्डी की प्रैक्टिस करते थे, आपने बताया कि बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे ये क्या कर रहे हो। तो अब जब आप वापस जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखो, सक्सेस के बाद तो तारीफ़ तो हर जगह ही मिलती है, इसमें मेरी कोई अलग बात नहीं है। लेकिन प्राउड फील होता है अपने मदर फादर के लिए, कि पहले जो नज़रिया था आज पूरा मेरा गांव, क्या शहर, पूरा प्रदेश, एक्चुअली 2 प्रदेश, मुझे तो हरियाणा भी वैसे ही रिगार्ड करता है, राजस्थान भी। हाँ जी। पूरे मेरे गांव में, मेरे शहर में, हरियाणा में, मतलब मेरी सिटी में तो मेरे फादर के नाम से बहुत जाना जाता है। आज भी मेरे नाम में जो निवास है वो मेरे फादर का नाम है। हाँ जी। मेरा नाम दीपक है, मेरा सरनेम हुड्डा है, और जो निवास है मेरे फादर का नाम था राम निवास। तो किस्मत है, ये उनका नाम ऐड करवाया गया और दीपक निवास हुड्डा इसलिए मेरा नाम बोला जाता है। तो आज भी उनका नाम बोला जाता है। तो ये खुशी है कि मैंने अपने माता पिता का नाम कुछ रोशन किया है। हाँ जी। तो आप अपने फादर के बहुत क्लोज थे, तो कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो? मेरी लाइफ में मेरे फादर का बहुत मतलब मेमोरीज उनकी ही हैं, क्योंकि मदर का तो मुझे याद भी नहीं। 3 साल की उम्र क्या होती है बच्चे की, और इतना कठिन समय रहा कि वैसे भी मेमोरीज वैसे ही डाउन हो जाती हैं। फादर साहब के साथ ही हमेशा रहा, बीमार भी रहते थे, और ऐसा ही हमारा मतलब गरीब परिवार से ही थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा था। मुझे गांव में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती तो पंचायत वगैरह होती तो उनको बुलाने लेके जाते थे। तो मुझे आज भी मतलब गांव में उनकी बहुत तारीफ़ होती, कभी कभी जाते हैं कि आपके फादर साहब बहुत अच्छे थे। मुझे तो बस जब मैं शायद 10वीं क्लास की बात है, तब की बात याद है। ऐसे ही परेशान बैठा था मैं, तो वो बोले कि ज़रूरी नहीं होता कि बैकग्राउंड, मतलब उनके हम देसी हरियाणवी भाषा में, कि सब अच्छे परिवार से थोड़े न होते हैं। अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े नेता देख लो कि कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं बेटा, मतलब तू कुछ भी कर सकता है लाइफ में। और फिर वो बीमार ही ज़्यादा रहते थे। बस मुझे तो हमेशा ये रहते कि फादर साहब आज ज़िंदा होते तो उनको मैं प्राउड फील करा पाता। इस बात की हमेशा कमी रहती है कि मेरे फादर साहब ज़िंदा होने चाहिए थे। लाइफ में इतना सब स्ट्रगल किया, इतना सब हासिल किया, लेकिन अगर देखने के लिए वो होते तो उनको पता चलता ना कि उनके बेटे ने कहाँ तक आज नाम रोशन किया है। देश की कप्तानी करना, भारत देश की जर्सी में देखना, अर्जुन पुरस्कार जैसा सम्मान मिलना, उस समय अगर मेरे साथ मौजूद होते तो एक आत्मा को अलग सुकून मिलता मुझे। तो हमारा नेक्स्ट राउंड जो है रैपिड फायर राउंड है। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसके जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं, ठीक है? कबड्डी में कोई प्लेयर जो आपकी इंस्पिरेशन हो? अजय ठाकुर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे। तो अगर आपकी लाइफ पे कोई बायोपिक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए?
टाइटल तो जी लिखने वाला ही बताएगा। तो कबड्डी में एक प्लेयर जो आपको ओवररेटेड लगता हो और एक प्लेयर जो आपको अंडररेटेड लगता हो। ऐसा तो ओवररेटेड अंडररेटेड का खिलाड़ी का तो क्या होता है, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप समझ जाइए। मतलब कोई एक प्लेयर जिसको आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है पर उतना है नहीं, और कोई एक प्लेयर जिसको इतना डिजर्व करता है वाली, मतलब ऐसे देखो डिजर्व के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन खेल है, टीम गेम भी है। ये तो होता ही रहता है कि कुछ खिलाड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन हार्डवर्क करने वाले को सक्सेस ज़रूर मिलती है। हाँ जी। तो और कोई दूसरा आंसर इसके लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको इन कैप्टन्स को आउट ऑफ 10 रेट करना है, ठीक है? राकेश कुमार फॉर कैप्टनसी, हाँ 7। ओके। अनूप कुमार 9। अजय ठाकुर 9। पवन सहरावत 7। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई डिफेंडर जिसे फेस करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो? डिफेंडर्स तो जी मैच में सारे ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। रेडर्स को सबसे पॉइंट लेके आना होता है, कोई भी डिफेंडर इजी नहीं होता। डिफेंडर जितने भी अच्छे लेवल के होते हैं सभी एक जैसे ही होते हैं, हमें सबसे पॉइंट लेके आने में डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, कबड्डी के अलावा फेवरेट स्पोर्ट? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्यों? वाइफ है इसीलिए? वाइफ है जी, बिल्कुल है। अच्छा, तो वाइफ के पहले से भी बॉक्सिंग ही था? और कुछ खेलते ही नहीं थे, कबड्डी से ही फुर्सत नहीं। कबड्डी में दिन में 12-13 घंटे निकल जाते थे कि मतलब उस लेवल का खिलाड़ी बनना, तो पागलपंती कबड्डी में ही रहती थी। अच्छा। बॉक्सिंग भी उनके बाद से देखनी स्टार्ट की। अच्छा, स्वीटी मैम के बारे में ऐसे कोई 2 बातें जो किसी को ना पता हो, मतलब बस आपको पता हो? चाय हद से ज़्यादा पीती हो। किसी को ना पता हो तो इतनी चाय पीते जिसकी कोई हद नहीं। सुबह उठने के लिए 3-3 चाय पी लेते हैं कई बार। आप मना नहीं करते हेल्थ कॉन्शियस के उससे? मना करता हूँ, सुबह उनको चाय चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास एक दिन के लिए कोई भी सुपर पावर हो तो आप क्या चाहोगे, क्या करना चाहोगे? स्पोर्ट्स का ही अभी बहुत अच्छा, पहले तो हो ही रहा है बहुत अच्छा। अगर हमारे लिए ऐसी कोई सुपर पावर आएगी तो हमारी तरह और कोई खिलाड़ी इतना स्ट्रगल ना फेस करे, कुछ स्पोर्ट्स के लिए अपने देश में करना चाहेंगे। तो मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? 1, 2, 3 कितने भी आप बताना चाहें। ये कोई मतलब ऐसे वो नहीं है कि हमने एक चुटकी बजा दिया, कोई एक चीज़ बता दी। बहुत बड़ा काम है अपने देश में, और पहले से तो अभी बहुत अच्छा हुआ है। ये इस बार एशियन गेम्स में 107 मेडल आए, लेकिन अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो हम ग्राउंड लेवल पे जो सबसे पहले ज़रूरत होती ना, जैसे मेरी छोटी एज में मदर फादर गुजरने के बाद समझ में भी नहीं आ रहा था कि स्पोर्ट्स का कैसे करूं, उस लेवल पे, उस नीचे लेवल तक, बिल्कुल गांव के लेवल तक जाके काम करना है। ये मेरी दिल से इच्छा है कि जब गांव में और ग्राउंड लेवल पे जाके काम हो जाए ना, तो मेरे जैसा एक क्या हज़ारों कैप्टन निकल सकते हैं। आपने एशियन गेम्स की बात की, उससे याद आया कि 100वां मेडल भी इवन कबड्डी टीम ही लाई थी। बिल्कुल। हार्ड वर्क और लक, किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं? हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। तो लक का कोई रोल नहीं होता? नहीं, लक का रोल होता है, कई बार, बहुत बार होता है एक्चुअली, लेकिन लक से ये होता है कि लक हो गया तो जीत जाएंगे। वो एक ऑप्शन ही होता है कि आज लक होता तो शायद मैं पता नहीं ये कर देता वो, लेकिन हार्ड वर्क का ये होता है कि श्योरिटी होती है, आज नहीं तो कल तो पक्का। लक का तो ये कि आज नहीं हुआ तो फिर कभी देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इतना हार्ड वर्क कर रखा है तो मैं एक दिन सुपर 10 मारने से रुक सकता हूँ, 2 दिन, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस रुकेगी नहीं। आप अपनी लाइफ में सबसे क्लोज किससे हैं? सबसे क्लोज फैमिली से। ठीक है। अच्छा, आप जैसे राजस्थान में रहते हैं तो आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड तो मुझे दूध बहुत पसंद है, बादाम मिल्क, दूध, फ्रूट्स। सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेट्स की, स्टैट्स की, थोड़ा और भी सारी चीज़ें जो जानना चाहेंगे दर्शक। 2018 में जो हमारी कबड्डी टीम थी एशियन गेम्स में गोल्ड नहीं ला पाई थी, एक सेटबैक था, और उसके बाद 2019 में आपको कैप्टन बनाया गया साउथ एशियन गेम्स में। क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपने जो कप्तानी करी, टीम ने गोल्ड मेडल जीता, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एज अ कैप्टन, और कैसे आपने लड़कों को मोटिवेट किया, उठाया कैसे आपने, क्योंकि वो टफ टाइम था वहाँ पे? टफ टाइम तो था ही, क्योंकि मैं एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। देश का कप्तान बनना
खुशी अलग चीज़ है, लेकिन एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पूरा भारतवर्ष और हमारे तिरंगे की आन गोल्ड मेडल के लिए सोच के गए थे कि पिछली बार जो निराशा हुई थी, मुझे कप्तानी दी गई तो सारे यंग खिलाड़ी थे साथ में। इतनी मुश्किल नहीं हुई मुझे, क्योंकि मेरे साथ खेले हुए थे सारे। हम नेशनल्स में भी साथ में खेलते हैं, इंडिया टीम कैंप में भी। मैंने जो बेस्ट था उसी को फर्स्ट 7 के लिए चूज़ किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो बेस्ट थे उनको चूज़ किया। और मैंने एक बात बोली थी कि अटैकिंग खेलेंगे। सबसे बड़े मार्जिन से हम हर एक मैच जीते थे। पहली बार ऐसा हुआ था 2016 सेफ गेम में, जब अनूप भाई साहब कैप्टन थे, तो हम मुश्किल से फाइनल मैच 1 पॉइंट से जीत पाए थे पाकिस्तान से। और इस बार हमने हर मैच 29-30 पॉइंट से जीता था। तो मैंने ये बोला था कि किसी राइडर की कैच हो जाती है, डिफेंडर से गलती हो जाती है, तो रुकना नहीं है, हम वैसे ही अटैकिंग खेलेंगे। क्योंकि टीम गेम तो छोड़ो, कोई भी गेम हो, मुझे ये पता कि हम अगर अपने से कमज़ोर टीम के साथ भी अगर स्लो खेलते हैं ना, तो उससे उसको बल मिलता है, हमें नहीं। क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारे इक्वल होते जा रहे हैं। तो किसी भी कमज़ोर टीम के साथ कभी भी स्लो नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो नेशनल्स की बात हो या लीग की बात हो या इंडिया टीम की बात हो। तो मैंने ये बोला था कि हमें स्लो नहीं खेलना है। 1-2 कैच हो जाएगी कोई बात नहीं, हम फास्ट खेलेंगे, अटैकिंग खेलेंगे। तो इसलिए हम फास्ट खेलते गए, तो वही जीत का मार्जिन हमेशा 29-30 पॉइंट से ही रहा। सर, मैं आपका सिर्फ नॉर्मल स्टैट्स भी अगर दर्शकों को बताना शुरू को तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम निकल जाएगा। सीज़न 1 14 मैचेस 89 पॉइंट, सीज़न 2 15 मैचेस 96 पॉइंट्स, और इस तरह से पॉइंट बढ़ते गए। 9 सीज़न आपने खेला, अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए खेला। कितना सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि फ़िटनेस का एक बहुत बड़ा रोल है और आप एक फ़िटनेस के स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखा है कि आप सबसे फिट प्लेयर्स का अगर नाम आता है तो आपका नाम आता है। एक तो ऑलराउंडर में दोनों भूमिका निभाना कितना चैलेंजिंग होता है, उसके लिए किस तरह से अलग से ट्रेनिंग आप करते हो, और कैसे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपका नाम इतना बड़ा है कि आपको हर बार आके डिलीवर करना पड़ता है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है जब आप नया PKL का नया सीजन शुरू करते हो एज अ प्लेयर? देखो, 1 सीज़न खेलना, 2 सीज़न खेलना, 3 सीज़न 4-5 तक हो जाता है। लेकिन अगर आपको लंबा खेलना ना, और 2014-15 से इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, तो फिटनेस उस लेवल की चाहिए, उस दर्जे की चाहिए, वर्ल्ड क्लास फिटनेस चाहिए। तो उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया नहीं, तो इसलिए इतना लंबा खेल पाया। आज भी हार्ड वर्क करता रहता हूँ। कबड्डी खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो अलग बात है, लेकिन हार्ड वर्क किसी भी खेल के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा अहम रोल है। आपको इंजरीज अवॉइड करनी है, परफॉर्मेंस देनी है, कंटिन्यू देनी है, और एक हाई लेवल तक अपने आप को एक खिलाड़ी उस दर्जे का बनाना है कि आप देश के लिए भी खेल सकें। तो फिटनेस सबसे पहले चाहिए, और वर्ल्ड क्लास फिटनेस चाहिए। तो मैंने हमेशा उसी के लिए काम किया। सर, नॉर्मल भी अचीवमेंट में अगर शुरू 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल टीम में थे आप, 2017 एशियन कबड्डी में गोल्ड, 2018 जकार्ता एशियन कप में ब्रॉन्ज, फिर 18 के दुबई कबड्डी मास्टर्स में गोल्ड, बैक टू बैक सारी अचीवमेंट्स हैं। इस बार का जो ऑक्शन हुआ PKL का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फ्रेंचाइज, मतलब किस तरीके से आप देख रहे थे इस बार का ऑक्शन? मैं कबड्डी से अभी टच में नहीं हूँ काफ़ी टाइम से। अच्छा सर, जैसे आपने इतने साल खेला है एज अ प्लेयर, एक होता है कि लाइफ के 2 फेजेस होते हैं प्लेयर के। एक होता है बतौर खिलाड़ी, एक होता है कि नए खिलाड़ियों के लिए क्या आप दे रहे हो, सोसाइटी को क्या वापस दे रहे हो। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे हम आपको देखेंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है कि जो खेल लेते हैं, बहुत सारे चेस प्लेयर्स को देखा है, तो एज एन ऑफिशियल आते हैं, एज अ कोच आते हैं, अलग रोल अलग भूमिका में जुड़ जाते हैं, कॉमेंट्री में आ जाते हैं। आपका किस में दिलचस्पी और हम आपको कहाँ देखेंगे, किस तरीके से नए खिलाड़ियों को हम आपके साथ देखेंगे? अभी मेरा खुद ऐसे चल रहा है कि मैं कुछ अपने देश के लिए, अपने युवा साथी खिलाड़ियों के लिए करूं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है हमारे देश के युवाओं को, मेरे छोटे भाइयों को। कबड्डी में हमारे खिलाड़ियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कबड्डी का दूसरे भी खेल, क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में जितना भी खेल के लिए काम हुआ है, 107 मेडल आए हैं इतने सालों के बाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी खेल की योजनाएं हैं, उन सब के माध्यम से ये सब अच्छा हुआ है। तो 107 मेडल एशियन गेम्स में रिकॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस दिशा में कुछ योगदान दे सकूँ मेरे भाइयों के लिए, और हमारे देश में ये 107 कभी 207 भी होंगे और 307 भी होंगे। तो मेरा उसी के ऊपर फोकस चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे जाके खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे, जैसे भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलेगा, देश में स्पोर्ट्स के लिए और युवाओं के लिए। एक जैसे अपनी कबड्डी में देश के लिए ऐसे झंडे लहराए,
तो ऐसे ही काम करेंगे ताकि हमारे युवाओं को निराश ना होना पड़े उनके खेल के करियर के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। सर आपसे एक मैसेज लूँगा, बट एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी होगा। जैसे एक एक्टर होता है और उसकी किसी एक्ट्रेस से शादी होती है, जब प्रोफेशन सेम होता है तो क्योंकि एक्टर की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आप जब खाना खा रहे होते हो तो अपने चैलेंजेस डिस्कस कर रहे होते हो कि आज का दिन अच्छा नहीं गया या आज का दिन बड़ा अच्छा गया। आपकी भी शादी एक स्पोर्ट्स पर्सन से हुई है, भारत का नाम उन्होंने भी रोशन किया है, बॉक्सिंग की फील्ड में स्वीटी बुरा सब जानते हैं। जो चैलेंजेस कभी आपको लगता है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन शायद वो आपको अच्छा समझ सकती हैं और आप उनको अच्छा समझ सकते हो क्योंकि आपका प्रोफेशन जब स्पोर्ट्स एक चीज़ है जो कनेक्ट करती है, तो कैसे आप एक दूसरे को उठाते हो मोड़ और उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में? क्योंकि लव स्टोरी सबको पता है, बट ये क्या बात होती है आप दोनों की जब ऐसे फेजेस आते हैं? देखो, जब दोनों आप बोल रहे हैं पति पत्नी जब एक ही प्रोफेशन से हो, जैसे आपने बोला फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कपल ऐसे स्पोर्ट्स में भी ऐसे काफ़ी, तो जैसे हम दोनों हैं, वो बॉक्सिंग से हैं, मैं कबड्डी से हूँ, तो सबसे ज़रूरी तो है कि हम समझ सकते हैं कि अप डाउन क्या होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के करियर में अप डाउन्स बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है जी। लाइफ का ग्राफ भी कभी सीधा नहीं चलता है, अप डाउन तो होता ही रहता है। आपने देखा हुआ ज़िंदगी की जो लाइन्स होती हैं अप डाउन ही चलती है, तो अप डाउन होना भी ज़रूरी है। इस फेज़ में अगर वो भी स्पोर्ट्स से ही हैं तो उनको समझ में बहुत अच्छे से आता है। लाइफ में कई बार ऐसे फेज रहे हैं, 2016 में नी इंजरी भी हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेला, 17 में ग्रोइंग इंजरी हो गई थी, तो ऐसे समय में वही समझ सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब मेरे को मोटिवेट भी किया कि कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो सकते हैं, फाइट भी करेंगे, आप फाइटर हैं। ऐसे ही उनका भी 2020 में कोरोना टाइम में गेम भी छोड़ने का कर दिया उन्होंने, तकरीबन 9 महीने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। सिर्फ उनके 10 दिन का समय बचा था एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की ट्रायल के लिए। हालांकि मेरे साथ कबड्डी खेलने लग गए थे, नेशनल्स के लिए सेलेक्ट भी हो गए थे, सिर्फ 4-5 महीने की कबड्डी की प्रैक्टिस में। वैसे तो स्ट्रॉन्ग है ही और बहुत शार्प माइंडेड है, तो जल्दी कबड्डी कैच कर लिया। मेरे साथ कोरोना में 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो फिर जब उनका बॉक्सिंग का जब ट्रायल आया तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए कि मुझे बॉक्सिंग ही खेलनी है, लेकिन मैं करूँगी कैसे। तो ये फेज़ होते ना, इनमें आदमी सपोर्ट कर सकता है एक दूसरे को। तो मैंने उनको बोला कि आप इतने फिटनेस अभी कबड्डी के ज़रिए इतना हार्ड वर्क किया है कि फिट तो आप पहले से कई गुना ज़्यादा हो, और रही बात बॉक्सिंग, वो आपके अंदर है, आपके खून के अंदर है, वो तो आप खेलोगे कभी भी। अब मान लो मैं कोई सामाजिक क्षेत्र में चला जाऊँ या अपने युवाओं साथी के लिए कुछ और कार्य करने लगूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं कबड्डी भूल जाऊँगा, वो तो मेरे अंदर है, वो मेरी रग रग में है। तो ऐसे एक दूसरे मोटिवेट करने में बहुत हेल्प होती है। तो उन्होंने ट्रायल्स दी सभी को, जब इंडिया टीम का ट्रायल हुआ उनका ऐसे, जब सबको 7-0 से रहा है, उन्होंने मेडल लेके आए, दुबई गई, उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए, एशिया चैम्पियन बने, फिर वर्ल्ड चैम्पियन बने। ऐसे ही लाइफ में जितने फेज़ आते हैं एक दूसरे को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समझ सकते हैं, खिलाड़ी हैं। हार्ड वर्क के लिए भी जब लगे कि एक दूसरे का मन की रुक जाते हैं, 1 घंटे प्रैक्टिस हुई और थकने का मन होता है, आदमी का रुकने का मन हो, तो दूसरा उसको पुश कर सकता है कि नहीं आप और हार्ड वर्क कर सकते हो और हमें करना चाहिए। कभी कभी लाइफ में इतनी भागदौड़ रहती है, हार्ड वर्क करके मतलब थक जाती है, तो सुबह सोचते हैं कि हम भी आजकल सो जाते हैं, सोने का मन करता है, तो पार्टनर उठा देता है आपको। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन समझता है। अच्छा, डाइट की समझ सकते हैं हम, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और फिर डिसिप्लिन, रेस्ट, सब कुछ, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों एक दूसरे को समझने में काफ़ी हेल्प होती है। सर, यूथ के लिए मतलब क्या आपका प्लान्स है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स का हो? क्योंकि एक आप जैसे लोग जो किसी भी स्पोर्ट्स में इतना हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, जैसे माइकल जॉर्डन की बात कर लूँ, आपकी बात कर लो, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, अनूप कुमार की बात कर लो, फिर वो एक स्पोर्ट्स से लिमिटेड नहीं होते, फिर उनको लोग बहुत ऊपर लेवल पे जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और आपने जो अचीव किया है वो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर बताना शुरू करूँ तो पूरा 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो क्या मैसेज है यूथ के लिए, रिस्पेक्टिव हो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, हम अच्छा कर रहे हैं, बट आप अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, या आप किस तरीके से क्या इफेक्ट डालना चाहेंगे यूथ के लिए, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो? तो मेरा खुद ही प्लान चल रहा है कि अभी जैसे भी मौका मिलेगा तो अपने भारतवर्ष के मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, जितने भी युवा साथी खिलाड़ी हैं या युवा हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनको हर फील्ड में मदद करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे कैप्टन निकले, उस ग्राउंड लेवल तक, हर गांव में जाके स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो खेल नीति, उससे आज हम 107 मेडल पे पहुंच गए। इसलिए कितना बड़ा बदलाव है।
तो ये मैं चाहता हूँ कि 107 का 207 भी और 307 भी और 407 भी। और हम जनसंख्या में नहीं पहले नंबर पे हो, मेडल्स में पूरे हर कंपटीशन में पहले नंबर पे हो, और ये होगा ज़रूर। जितना हार्ड वर्क मैंने अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स खेलने के लिए किया है, उतना ही मैं स्पोर्ट्स के लिए, उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, ताकि हमारे युवा साथी खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे में हार्ड वर्क करने की भूख आज भी उतनी ज़िंदा है, लेकिन अब करेंगे हमारे खिलाड़ियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैं DNH फाउंडेशन के माध्यम से अब मेरे युवा साथी खिलाड़ियों के लिए पहले भी मदद करता आया हूँ। कबड्डी किट्स, शूज़, मैट शूज़ वितरित करता आया हूँ, और अभी उसको बड़े पैमाने पर करने जा रहा हूँ। अभी राजस्थान में मैं आप सबको बता दूँ कि ऐसा इतनी कोशिश रहेगी मेरा कि एक भी साथी खिलाड़ी ऐसा ना रहे किसी भी खेल का हो कि वो वंचित रह जाएगा, उसकी ज़रूरत के समय पे उसको ज़रूरत ना दी जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सर एक सवाल और है कि अभी तो कबड्डी के बहुत पैसे आ गए हैं, मतलब अभी हमें भी बहुत सारे प्लेयर्स का इंटरव्यू करने जाते हैं जब इंडिया के लिए खेलने जाते हैं, और अच्छी चीज़ है, पैसे से बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को फिनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। पर हमने देखा है कई प्लेयर्स को पता नहीं होता, फिनेंशियल प्लानिंग उस तरह से नहीं होती कि 1-2 सीज़न खेले नहीं खेले फिर कैसे उसको सही तरह से यूज़ करे। एक तो स्तर में, कबड्डी के स्तर में क्या फ़र्क देखते हो प्रो कबड्डी लीग के आने से और भी जितने टूर्नामेंट्स बढ़ गए उनसे, और दूसरा आपको क्या मैसेज है उन खिलाड़ियों को कि सक्सेस को किस तरह से लंबा लेकर के चलना है, 1-2 सीज़न तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, कबड्डी का लेवल तो इतना बढ़ गया है प्रो कबड्डी आने के बाद। पहले तो एक लोकल खेल था। मैं अपनी बता दूं, मुझे ये था कि बस बाहर देश के लिए खेलना है, इंडिया टीम के लिए एशियन गेम्स खेलना है, लेकिन प्रो कबड्डी के आने के बाद फ्यूचर इतना अच्छा सिक्योर हो गया। आज हमें बच्चा जानता है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पूरा देश भर जानता है। हम कहीं शॉपिंग खुले में नहीं कर सकते, मान सम्मान प्यार मिलता है इतना, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना अच्छा हो रहा है, करोड़ों में जा रहे हैं खिलाड़ी। सबसे अहम बात होती रिस्पेक्ट। प्रो कबड्डी से वो रिस्पेक्ट मिली है, क्योंकि टीवी पे देखा जाता है, और सेकंड मोस्ट वाचिंग टीवी स्पोर्ट। बिल्कुल सेकंड मोस्ट व्यू टूर्नामेंट है भारत में। बिल्कुल। और मैं अपने युवा साथियों के लिए एक और बात बता दूं कि प्रोफेशनल गेम है, अगर आपको लंबा खेलना है तो अपने आप को बेहतर करने के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, चाहे वो फिटनेस की बात हो चाहे स्किल्स की बात हो। और फिटनेस सबसे ज़रूरी होती है। अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी कोई भी स्किल हो वो अच्छे से होगी। मान लो मैं फिट हूँ, मेरे अंदर पूरी स्पीड है, पावर है, तो मैं रनिंग हैंड टच ईजी कर पाऊँगा, या मुझे अपनी स्किल जंप करना है, दुबकी करनी है, शोल्डर करना है, या टर्न करना है, तो अगर मैं फिट ही नहीं हुआ तो कैसे कर पाऊँगा? तो फिटनेस सबसे अहम रोल है। आपको लंबा खेलना है और एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। बिल्कुल। सर मैसेज कबड्डी अड्डा के फैंस के लिए, क्योंकि हमने एक नई शुरुआत करी है, एक अलग तरह का पॉडकास्ट किया है, अभी तक कबड्डी में किसी ने पॉडकास्ट की शुरुआत नहीं करी, तो हमने करी है। थोड़ा मैसेज हमारे फैंस के लिए कबड्डी अड्डा के, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप जैसे और भी लोग आएंगे, और आपके फैंस के लिए भी क्या मैसेज है सर कैमरा सामने एक बार? कबड्डी अड्डा की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा साथी, कबड्डी अड्डा फैंस, मेरे फैंस, और हमारे पूरे भारतवर्ष के, दुनिया के जो खेल के फैंस हैं, कि आप सब अपनी लाइफ में, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, वो एक भूख होनी चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। लाइफ कभी भी किसी के लिए इजी नहीं होती, और कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि 1 बार या 2 बार मेहनत कर ली तो हमें सफलता मिलेगी। बार बार असफल होते हैं, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना आपको। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप सबको अपनी लाइफ में इतना बेहतर तो ज़रूर करना है कि कुछ लाख, अगर करोड़ों नहीं तो कुछ लाख या कुछ हज़ार आदमी तो आपको याद रखें कि ऐसा भी एक व्यक्ति था, उसने ऐसा जीवन जिया है। जी, मैंने तो अपनी लाइफ में वो किया है, और मैं चाहूँगा जितने भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करके जाएं कि आपको हज़ारों आदमी तो कम से कम याद रखें कि वो खिलाड़ी था, वो इंसान था। जी, तो ये थी हमारी ख़ास वीडियो, ख़ास इंसान के साथ, ख़ास प्लेयर के साथ, और इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सर के लिए प्यार दीजिएगा, इस वीडियो के लिए, कबड्डी अड्डा के लिए प्यार दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे इतने अच्छे इंटरव्यूज़, आप कुछ सीख पाएंगे। जी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।